पिछले 8-9 महीनों के अंदर पूरी दुनिया को और हम चुप होके उनके रूल है ना, उनके कानून हैं, हमें भी पालन करना पड़ेगा। एक कमजोर जैसे नौकर होता है ना कोई, रामू, ये हमारे जयशंकर ऐसे बहुत बात कर रहे थे। उसकी हस्ती भी रामू से ज्यादा नहीं है, जो झाड़ू पोछा करता है, चाय लेके आ रामू, ये कर। तो पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम था वो बढ़ता चला गया। लेकिन चाइना के साथ मिलके एक चीज तो बिल्कुल पक्की हो गई कि इन दोनों ने मिलके इंडिया को हर्ट करना शुरू कर दिया। अभी और भी स्टेप्स आने बाकी हैं और ट्रंप एक एक करके लेके आते हैं और ऐसी जगह से लेके आते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं करते और वो हमें मारते चले जाते हैं। और हम करीब करीब 60-70 बिलियन डॉलर का जो सामान का हमारा मैन्युफैक्चर गुड्स का एक्सपोर्ट था वो तो हिट हो चुका है, वो तो शून्य हो चुका है इस टाइम। वहां तो कोई राहत ही नहीं है। अब तो लोगों ने उसकी बात भी करनी बंद कर दी है कि अब काली दिवाली आ रही है, चल नहीं सकती। ये सब दावे खोखले साबित हो रहे हैं और हो भी चुके हैं। कमाल की बात है, अगर मैं एक पैरामीटर चेक करूं कि इस दुनिया में विश्व गुरु कौन है, विश्व गुरु वो है जो आपके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। बड़ी सिंपल सी है, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस है। सैंक्शंस कौन लगा सकता है? एक ही तो मुल्क है जो सैंक्शन लगाता है, बाकी तो किसी में हिम्मत ही नहीं सैंक्शन लगाने की, और वह अमेरिका। भारत खुद को विश्व गुरु कहता है। क्या भारत के अंदर कोई सैंक्शन लगाने की हिम्मत है किसी देश के ऊपर? क्या भारत कोई सैंक्शन लगा पाया आज तक किसी के ऊपर? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या भारत कभी अमेरिका पे, यूरोप पे सैंक्शन लगा पाएगा? और अमेरिका के बाद दूसरा है यूरोपियन यूनियन, ईयू, वो भी सैंक्शन लगाते हैं भारत की कंपनियों पर, भारत के इंडिविजुअल्स के ऊपर और देशों के ऊपर भी। तो पहला क्राइटेरिया कि विश्व गुरु कौन? विश्व गुरु वो जो सैंक्शन लगाता है। हम कौन है? हम जो सैंक्शंस खाते हैं, हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं। और क्या हम इसकी अपील कहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने दरअसल भारत को बहुत सोच समझ के मारा, मीठा मीठा बात करके मारा, जन्मदिन की बधाई दे के मारा, ट्रेड डील की बात करके मारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जब मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप से, उसके बाद भारत पर एक छुरी चल जाती है। भारत के फार्मा पर 100% टैक्स लग जाता है। ये दवाइयों पर दोस्तों पहले टैक्स नहीं लगा हुआ था क्योंकि दवाइयां जा रही थी और भारत को $16 बिलियन का फायदा हो रहा था, लेकिन अब ये जीरो हो गया है क्योंकि 100% टैरिफ से अब भारत से कोई एक दोस्तों टैबलेट भी नहीं खरीदने वाला। और कहाँ से खरीदेंगे? चाइना से खरीदेंगे। दोस्तों बहुत अजीब सी बात है। आप देखें तो चाइना से ही भारत सारे फार्मूला लेकर दवाइयां बनाता था और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता था। जबकि चाइना से आप डायरेक्ट ले लेते तो चाइना तो देने को तैयार है। दोस्तों चाइना तो पूरी दुनिया की मार्केट को अपने हाँ ही संभालने की ताकत रखता है। तो देखिए क्या भारत पर हर जगह से चोट लग रही है और पाकिस्तान अब जैसा चाह रहा है ट्रंप वैसा ही करता जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान ने अब ये भी कोशिश की हुई है कि किसी न किसी तरह भारत को दोस्तों FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि पहला कदम तो यही होगा कि पाकिस्तान ट्रंप से जितना हो सकता है काम निकलवाए। क्योंकि दोस्तों ट्रंप अब भारत के काफी खिलाफ हो चुका है। एक दिन वो मोदी की तारीफ करता है तो सारे उसके जवाब में आ जाते हैं। मोदी भी रीट्वीट करता है, सभी रीट्वीट करते हैं, लेकिन अगले दिन दोस्तों जो वो फटकार लगाता है तब बिल्कुल सब के सब सुन पड़ जाते हैं। दोस्तों आगे भी सुनाता हूँ, मुलाजा कर। तरह तरह की लुभावनी बातें करके मारा। मोदी जी एक ग्रेट लीडर है ये कह के मारा। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री ये कह के मारा। अब तो डर लगता है जब जब वो कहते हैं कि ये ग्रेट है या वो ग्रेट है, ऐसा लगता है कि एक नई सुनामी और आने जा रही है। एक चीज पकड़ ली, अमेरिका ने एक चीज पकड़ ली और उसमें उसको चाइना का भी सपोर्ट है, 100% सपोर्ट है। देखो जी, दुनिया में दो ही पावर है आज की डेट में, एक अमेरिका और एक चाइना। बस आधी दुनिया इनकी है साहब। 30 ट्रिलियन अमेरिका, 20 ट्रिलियन चाइना, टोटल दुनिया 100 ट्रिलियन। तो आधा तो इनका है साहब, दुनिया इनकी। हम बाकी तो क्या है कि वो आटे का चोकर होता है ना, जिसे कभी उठा के फेंक भी देते हैं, तो हमारी वो हस्ती है। अब इन दोनों का सबसे बड़ा एक उद्देश्य यह है कि इंडिया को मत उठने दो। इंडिया को पता है कि मैं कमजोर हूं। ये आपके सामने बड़बोलेपन करके बताएंगे हम बड़े मजबूत हैं, हमारे बिना दुनिया चल नहीं सकती। सच बात तो यह है कि अमेरिका और चीन के बिना दुनिया नहीं चल सकती। ट्रेड वो करते हैं, धंधा वो करते हैं, बिजनेस वो करते हैं, इंपोर्ट वो करते हैं, एक्सपोर्ट वो करते हैं, सब कुछ तो उनके पास है। दुनिया की पावर उनके पास है भैया। और जब इन दोनों ने फैसला कर लिया कि इंडिया को उठने नहीं देना है, तो हमारी हालत क्या होगी? हमारी हालत कुछ भी नहीं, जो आज हम देख रहे हैं वही हालत होगी ना। दरअसल चाइना ने जो 25-30 साल पहले शुरू किया था, भारत ने उसका रिवर्स स्टार्ट किया और मोदी ने उसको आके बढ़ा दिया। तो सबसे पहले मोदी जी ने यह किया कि भारत की शिक्षा पद्धति, एजुकेशन को डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो।
ना हमारे पढ़ने लिखने वाले लोग पैदा होंगे, ना यहाँ पर रिसर्च होगी, ना यहाँ पर इनोवेशन होगी, ना कोई टेक्नोलॉजी आएगी, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और फिर हमें हर चीज़ के लिए कटोरा लेके दुनिया के पास जाना पड़ेगा, भैया हमें टेक्नोलॉजी दे दो, भैया हमें टेक्नोलॉजी दे दो, भैया हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम तो हर चीज़ के लिए चाइना पे और अमेरिका पे डिपेंडेंट हो गए। हम कहते रहे हम चिप्स बनाएंगे, तो क्या चिप्स बनाने की लायकियत है क्या, हमारे अंदर एक्सपर्टीज है क्या? आंसर इज नो। क्या चिप्स बनाने की मशीनें आपके पास है? आंसर इज नो। तो हमारे पास है क्या अल्टीमेटली? बड़बोलापन, बड़ी बड़ी बातें कि दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। मोदी भी बोलते हैं, भागवत भी बोलते हैं, चिप से लेके शिप तक बनाएंगे। हम तो पहले शिप बनाते भी थे, मोदी जी के राज में बनाना छोड़ दिया। हम तो शिपिंग कॉर्पोरेशन चलाते भी थे, मोदी राज के अंदर शिपिंग कॉर्पोरेशन को मार दिया गया। हम तो खुले हम कहते हैं ना। अल्टीमेटली चाइना ने जो डिसाइड किया था कि मुझे टेक्नोलॉजी में ऊपर जाना है, तभी मैं अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता हूं। अगर मैंने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल नहीं की तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा दुनिया में। और इंडिया ने सोचा कि मुझे टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या है, मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए ही नहीं, मैं क्या करूंगा टेक्नोलॉजी को लेके। तो सब रिसर्च के नाम पे हम शून्य पे आ गए। जो थोड़ी बहुत होती थी मनमोहन सिंह के टाइम में, वो भी खत्म हो गई। हमने सड़कें बनाई, हाईवे बनाई, बस धंधा खत्म यहां पर, इसके आगे और कुछ नहीं। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद करवा दी। पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर करीब करीब 1 लाख स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल बंद हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी फिगर कह रहे हैं। मकसद क्या था? एजुकेशन को क्लोज कर दो। अगर थोड़े बहुत लोग हिम्मत करके अपने पैसे लगा के कहीं से कुछ करना चाहते हैं तो उनको करने दो, लेकिन बाद में उनको भी नौकरी नहीं मिलेगी, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो इनोवेशन की तो बात ही मत करो इस देश के अंदर। यहाँ इनोवेशन कुछ नहीं होता, हमारे पास अपना कुछ नहीं है। अमेरिका ने सोचा कि अब स्टेप बाय स्टेप इंडिया को मारूंगा, और मारा, और हम तड़प कर रह गए, कुछ नहीं कर पाए, आज तक कुछ नहीं कर पाए। हथकड़ियों बेड़ियों में हिंदुस्तानियों को भेज दिया, 3-3 प्लेन भर के। सब डेलिब्रेट था ना, करने को तो चाइना के खिलाफ भी वो कर सकता था, नहीं किया साहब, हिम्मत नहीं पड़ी। उसके लिए गट्स होने चाहिए थे, पर इंडिया के खिलाफ गट्स है उसके, और हम चुप होके, उनके रूल है ना, उनके कानून हैं, हमें भी पालन करना पड़ेगा। एक कमजोर जैसे नौकर होता है ना कोई, रामू, ये हमारे जयशंकर ऐसे बहुत बात कर रहे थे। उसकी हस्ती भी रामू से ज्यादा नहीं है, जो झाड़ू पोछा करता है, चाय लेके आ रामू, ये कर, ये दैट इज आवर विदेश मंत्री। बात तो शुरू हुई थी जब खास तौर से मोदी जी ने इग्नोर किया था ट्रंप को, और जैसे जैसे इग्नोर किया, और फिर G7 मीटिंग में भी तब भी बुलाया था फोन करके कि भैया आ जाओ, मिल जाओ, नहीं गए। चलो ठीक है। उसके बाद तो फिर चोट पे चोट पे चोट पे चोट, और हर थोड़े दिन के अंदर एक चोट आती है। जब तक हम संभल पाते हैं अपने जख्मों से, एक नई चोट निकल के आ जाती है। पैटर्न बड़ा स्पष्ट है, इकोनॉमिकली इंडिया को मारना है, तो सब मारना शुरू कर दिया। 50% टैरिफ, पता लग गया कि डेंट लग गया इंडिया को अच्छा खासा। अब कहाँ जाओगे? क्या कोई एस्केप रूट है? क्या कोई एस्केप रूट नहीं। तड़प रहे हैं, पीयूष गोयल तड़प रहे हैं, अमित शाह तड़प रहे हैं, राजनाथ सिंह तड़प रहे हैं, मोदी तड़प रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, भाग रहे इधर से उधर। बदहवासी की हालत है, बदहवासी। चलिए, ये हो गया। उसके बाद एक हायर एक्ट पेश कर दिया। समझ आना शुरू हो गया कि बंदा अब मैन्युफैक्चर गुड्स की कैटेगरी से निकल के अब सर्विसेज पे जा रहा है। वो पास हो जाएगा तो 25% सारे आईटी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस आ जाएंगे। कोई कहता नहीं ये तो डेटर एंटर से दिखाया जा रहा है। भैया दिखाया कुछ नहीं जा रहा है, आप ट्रंप को समझ ही नहीं पाए आज तक। इसका मतलब आपको लगता है कि हम बिना ट्रंप के, बिना अमेरिका के जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते भैया, आप नहीं रह सकते, आपके बस की बात नहीं है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो स्लाइड शुरू हुआ है, और सबका असर अल्टीमेटली कहाँ जाके पड़ता है? रुपए के ऊपर, करेंसी के ऊपर। वो तो 85 रुपए से डाउन होते होते हम 3-4 महीने में ही 89 रुपीज पे आ गए हैं। ये बात भी सही है। जब ये 50% हुआ और हम तड़प के रह गए और हमारे सारे एक्सपोर्ट 27 अगस्त को रुक गए, तो फिर बड़ी बड़ी बातें, हम इससे पार पा लेंगे, हम दूसरे देशों में डाइवर्सिफाई कर लेंगे। तो बाकी दूसरे देशों में ताकत कितनी है डाइवर्सिफाई करने की यार? उनकी परचेजिंग पावर कितनी है? अल्टीमेटली कुछ भी तो नहीं है। अमेरिका साल में $3,600 बिलियन का सामान आयात करता है, इंपोर्ट करता है, और चाइना $2,600 बिलियन का आयात करता है। तो आप सोचो कि ऑलमोस्ट $6.25 बिलियन का सामान, गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो सिर्फ 2 देश इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका और चाइना। और चाइना $3,600 बिलियन का एक्सपोर्ट भी करता है, अमेरिका भी करता है, ऐसी बात नहीं है। हम वहां पर कहाँ हैं? हम तो कहीं भी नहीं ना। तो सब हायर एक्ट आते, वो भी आ जाएगा। कोई सोचे नहीं आएगा, थोड़ा अपने फिर बुद्धि को सुधार लो भैया वहां पे।
उसके बाद जब H1B वीज़ा के ऊपर प्रहार किया तब हमारी आंखें खुली, यार ये तो भाई सीरियस हो गया यार, लफड़ा हो गया, तो ये तो मार दिया इसने हमको, हम तो कहीं की नहीं रहे। और उसके बाद जो कोहराम मचा है मार्केट में वो आपने देखा, एक एक करके आईटी टूटना शुरू हुआ और फिर इस बात का अंदेजा हुआ कि ये भाई अब आईटी को मारेगा, ये हमारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को मारेगा। अगला नंबर उसी का है कि तुम इंडिया के अंदर बैक ऑफिस बनाना बंद करो, जीसीसी वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। सबसे कह दिया, जो मैग्निफिसेंट 7 है ना, टेस्ला हो या एनवीडिया हो, मेटा फेसबुक हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो या गूगल हो, भैया मत करो, इंडिया मत जाओ, यहाँ करो और यहाँ पे खोलो उसको। सिंपल सी बात है बिल्कुल साहब, कोई शक वाली बात ही नहीं उसके अंदर। खैर असर तो पड़ेगा उसका, ये तो हो नहीं सकता कि वो ना करें, थोड़ा बहुत धंधा यहाँ भी करेंगे, थोड़ा वहाँ करेंगे, बाद में शिफ्ट तो करना पड़ेगा उनको। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी ट्रंप के 3.25 साल बाकी हैं, 3.25 साल से भी ज़्यादा बाकी हैं उसके, अभी हमें उसे झेलना पड़ेगा। और अगर ये सोचते हो कि हमें कोई उसमें राहत मिल जाएगी, तो भैया राहत नहीं मिलने वाली। अमेरिका भारत से कोई डील नहीं करने वाला साहब, अगर वो डील करेगा तो अपनी शर्तों के ऊपर करेगा, हमारी शर्तों पे नहीं करेगा। वो लिख के रख लीजिए इस बात को। तो एक के बाद एक सीरीज चलती चली गई और हमें इकोनॉमिक चोट पहुंचती चली गई। हमने सोचा हो सकता है कि ट्रंप साहब यहाँ पर रुक जाएं, वो हमारी गलतफहमी थी। हर स्टेप के साथ हमारा रुपया टूटता चला गया, कमजोरी स्टॉक्स में आती चली गई, दिखना भी शुरू हो गया। मोदी जी ने जीएसटी में कट ला के इन जख्मों को धोने की कोशिश की, पर जख्म तो बाहर से आ रहे थे। फेलियर भारत की जनता का नहीं, फेलियर मोदी की डिप्लोमेसी का था। और अचानक हमें याद आया कि कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, आईटी के ऊपर और फार्मा के ऊपर, दवाइयों के ऊपर मैं बाद में फैसले लूंगा अलग से। बीच में कुछ हफ्ते गुजरे तो हम लोग भूल गए और अचानक से फिर एक ऑर्डर निकल के आता है कि आपकी फार्मा के ऊपर भी 100% ड्यूटी लगाई जाती है। लोग सोते सोते उठ गए। भारत का 12-12.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट अमेरिका को दवाइयों का, अचानक से ऐसे लगता है कि आसमान से कोई उल्कापात हुआ है, कोई मीटियोर ने हमें आकर हर्ट कर दिया। और फिर हमने सोचा कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर खुद को राहत देने के लिए हम कहते रहे शायद हो सकता है कि जेनरिक मेडिसिन इसमें से निकल जाए, बाकी पे हो जाएगा तो हमारे ऊपर इतना असर नहीं होगा। हम हर बार यही सोचते रह गए हैं कि हमारे ऊपर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि ट्रंप साहब के तो अभी 3.25 साल बाकी हैं और ट्रंप साहब मोदी से गुस्से में हैं, इंडिया से गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मैं आपको बताऊं, थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और ये गुस्सा उनकी हर चीज़ में झलकता है। खास तौर से जो पाकिस्तान प्रेम है उनका, उसमें तो खास तौर से झलकता ये कि हाँ भैया कुछ ना कुछ तो हो रहा है। चाहे मुनीर उनसे मिले या फिर शहबाज शरीफ उनसे मिले या फिर बागराम एयरपोर्ट को वापस लाने की बात हो, तो वहाँ पर पूरा का पूरा जो एक किस्म से कहा जाए तो पाकिस्तान के सहयोग के बिना हो नहीं सकता था। फिर उनके दामाद और लड़कों के पाकिस्तान में क्रिप्टो इंटरेस्ट जो थे, तो पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम था वो बढ़ता चला गया। लेकिन चाइना के साथ मिलके एक चीज़ तो बिल्कुल पक्की हो गई कि इन दोनों ने मिलके इंडिया को हर्ट करना शुरू कर दिया। अभी और भी स्टेप्स आने बाकी हैं और ट्रंप एक एक करके लेके आते हैं और ऐसी जगह से लेके आते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं करते और हमें मारते चले जाते हैं। और हम करीब 60-70 बिलियन डॉलर का जो सामान का हमारा मैन्युफैक्चर गुड्स का एक्सपोर्ट था वो तो हिट हो चुका, वो तो शून्य हो चुका है इस टाइम। वहाँ तो कोई राहत ही नहीं है। अब तो लोगों ने उसकी बात भी करनी बंद कर दी है कि अब काली दिवाली आ रही है। चाइना ने भी इस बीच में कुछ ऐसा किया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। हमने चाइना का साथ देने की कोशिश की और हमने कहा कि चाइना हमें सपोर्ट करेगा और हम एससीओ मीटिंग में बड़ी धूमधाम से चले गए। लेकिन इस बीच में चाइना ने हमारा एकमात्र उद्योग जो थोड़ा फल फूल रहा था अमेरिका के साथ में, वो है एप्पल फ़ोन का एक्सपोर्ट। तो चाइना ने वहाँ पे 2 कड़ियों में 300 और 300 इंजीनियर्स वापस बुलाए, 600 इंजीनियर वापस बुलाए। और हमें लगा कि ये 600 इंजीनियर ही गए हैं, सामान तो वहीं पर है ना। लेकिन हम शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि अचानक पिछले 4 महीनों से चाइना ने कंपोनेंट्स देने ही बंद कर दिए।
यानी कि हमारा जो एप्पल का एक्सपोर्ट था आसमान से सीधा धरती पे गिरा। ये भी अमेरिका को पता था कि वो चाइना क्या कर रहा है। 20,000 करोड़ का हमारा एप्पल फोन का और दूसरे फोन का एक्सपोर्ट था मई महीने में इसी साल, 20,000 करोड़ का। अचानक से जून के महीने में वो गिर के 18,000 करोड़ हो गया। यानी कि चाइना ने जो सारे कंपोनेंट, हम तो असेंबल कर रहे हैं ना, हमारे पास तो एक भी उसका पुर्जा नहीं है ना, सारे पुर्जे तो कंपोनेंट तो बाहर से आते हैं ना। 60% पुर्जे चाइना से आते हैं और बाकी 40% वियतनाम, कोरिया वगैरह यहाँ से सब लोग आते हैं, है ना। तो सब पता लगा कि पुर्जे ही आने बंद हो गए। अब बनाओगे क्या, असेंबल क्या करोगे। 18,000 करोड़ जून में आ गया, मई के 20,000 करोड़ से। जुलाई का महीना होता है तो पता लगता है कि तुषारपात होता है, हमें झटका लगता है।